और चर्चा हम करेंगे कि आज ऐलान संभव है गठबंधन का या समाधान, या आज बढ़ेगा घमासान। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको लेकर कई स्टेट्स में अब तक पेच फंसा हुआ है, लेकिन क्या समाधान निकालने की कोशिश होगी और नजर महाराष्ट्र बिहार पर सबसे ज्यादा होगी। तो गठबंधन का समाधान या आज फिर बढ़ेगा घमासान, ये सवाल इसीलिए कि पहले चरण का जो नामांकन है वो खत्म हो चुका है और पहले दौर की जो वोटिंग है उसमें सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का झगड़ा सुलझना अभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। बिहार, महाराष्ट्र जैसे जो बड़े राज्य हैं वहां या फिर झारखंड, केरल, जम्मू कश्मीर की भी बात करें, पंजाब या बंगाल की भी बात करें तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती हुई दिख रही है। जी हां, 7 राज्यों की 182 सीटों पर कांग्रेस की लड़ाई अपने सहयोगियों से ही चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे से निपटना मुश्किल साबित हो सकता है। आपको राज्यवार बताते हैं कि आखिर किस राज्य में क्या विवाद इस वक्त नजर आ रहा है। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आने जा रहा है बिहार का पूरा समीकरण। ये देखिए, बिहार की 40 सीटें, लालू और कांग्रेस की सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुई है। पूर्णिया जैसी सीट पर लालू यादव ने अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। जी हां, बिहार के बाद महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और पूरे अगर देश की बात करें तो दूसरा महाराष्ट्र बड़ा राज्य है यूपी के बाद। यहां 48 सीटें आती हैं और अब तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। उद्धव ठाकरे ने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया और कांग्रेस इससे नाराज दिख रही है। 3 सीटों को लेकर पेच है। शरद पवार भी भड़के हुए हैं। आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। और झारखंड की बात की जाए तो यहाँ 14 सीटें आती हैं लोकसभा की। झारखंड के में अगर लालू सिर्फ 1 सीट देने से नाराज हैं और 2 सीटों की मांग की जा रही है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस में 2 सीटों पर लड़ाई चल रही है। इसके बाद केरल की 20 सीटें, केरल में जहां से राहुल गांधी खुद उम्मीदवार हैं, वहां भी लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन टूट गया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यहां तक कि राहुल की वायनाड सीट पर भी सीपीआई ने एनी राजा को कैंडिडेट बना दिया है। तो ये कुल मिलाकर आलम नजर आ रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सहमति बन गई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बवाल या हंगामा हो सकता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण, जहां से आती हैं लोकसभा की 42 सीटें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो रे की नीति के तहत अपने कैंडिडेट्स उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। वहां भी एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की उम्मीदें टूटती नजर आई। और जल्दी से पंजाब की हालत बता देते हैं। 13 सीटें आती हैं लोकसभा की और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग रास्ता अपनाया गया है, दिल्ली वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया गया है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 की ये जंग में इंडिया से एनडीए काफी आगे नजर आता है। देश के अधिकांश राज्यों में एनडीए का कुनबा बढ़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का परिवार छोटा होता हम देख रहे हैं। इन सवालों पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे, उनसे ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कुछ ज्यादा ही पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच यह अहम बैठक होगी और कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उद्धव गुट के कैंडिडेट घोषित करने पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के दावे वाली 3 सीटों पर भी उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इससे इंडिया गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, आज अहम मीटिंग है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के बीच। ये महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। उद्धव गुट की तरफ से जिस तरह से 17 कैंडिडेट्स उतारे गए, उसको लेकर अब घटक दलों में नाराजगी बढ़ती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे की ओर से 17 कैंडिडेट्स का ऐलान करने के बाद शरद पवार भी खुश नहीं है, नाराजगी सामने आ चुकी है। तो महाविकास अघाड़ी, ये जो गठबंधन है, किन सीटों को लेकर विवाद है, आइए अब आपको बताते हैं कि विवाद कहां है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के संजय निरुपम की यहां पर कांग्रेस की दावेदारी सामने आ रही है, लेकिन इस सीट से उद्धव ठाकरे ग्रुप ने संजय दीना पाटिल को उम्मीदवार बनाया है।
संजय निरुपम ने यह तक कह दिया कल कि मेरे पास विकल्प मौजूद है, तो विवाद इस सीट को लेकर है। फिर दूसरी सीट है मुंबई साउथ सेंट्रल की जुड़ी हुई। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ की दावेदारी यहां पर सामने आई, लेकिन उद्धव ठाकरे ग्रुप के अनिल देसाई यहां से कैंडिडेट बना दिए गए। तीसरी जो सीट है जिस पर विवाद है वो है सांगली की सीट, क्योंकि कांग्रेस उम्मीद कर रही थी इस सीट पर उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के विशाल पाटिल की दावेदारी यहां से सामने आ रही है। उद्धव ग्रुप के चंद्रहार पाटिल यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं। एक और सीट है भिवंडी। शरद पवार की पार्टी ने यहां पर दावा ठोका है, कांग्रेस का दबदबा है और छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस भी तैयार नहीं है, शरद पवार ने भी नाराजगी जाहिर की है और उद्धव ठाकरे तो सीटों को लेकर उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है महाविकास अघाड़ी की, इसमें बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और इसी बैठक के बारे में अपडेट देने के लिए राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव सिंह सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये जो समाधान निकालने की कोशिश है सीट बंटवारे को लेकर, जो नाराजगी शरद पवार ने जाहिर की कि गठबंधन नियम नहीं निभाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्या आज इसे सुलझा लिया जाएगा? देखिए, शरद पवार की नाराजगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस नेताओं की नाराजगी, क्योंकि ज़्यादा खींचतान उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में है। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जहां से कभी कांग्रेस से जीते हुए नेता जो हैं मुख्यमंत्री तक बने हैं, यानी कि सांगली की सीट, उस सीट को कांग्रेस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रही है। और आज उसका जवाब संजय राउत की तरफ से आया है कि क्या एक सांगली की सीट के लिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को भी छोड़ देगी। यानी कि उद्धव ठाकरे कैंप जिस तरह की भाषा बोल रहा है, उनके नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे मामला सुलझता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जहां तक शरद पवार की नाराजगी की बात है, उनकी तरफ से कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी उनके नेताओं के साथ में, जहां पर यह बात सामने रखी गई थी कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने बिना विश्वास में लिए अपने साथी दलों को अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं एनसीपी शरद पवार कैंप जो है भिवंडी की सीट चाहता है, जो कि कांग्रेस जिस पर क्लेम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी वहां उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कुल मिलाकर ठीक है राजीव, ऐसे में आज का डेवलपमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं, कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शलभ, क्योंकि अभी कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहला सवाल आपसे। इंडिया गठबंधन के अंदर जो तमाम घटक दल हैं, उनमें आपस में ही जबरदस्त रार नजर आ रही है। क्या इसी रार को देखते हुए, आपसी झगड़े को, सिर फुटबॉल को देखते हुए आप लोगों ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है क्या, जिसमें राहुल गांधी को दूल्हा बताया गया है और तमाम जो गठबंधन दल हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं समीर भाई, देखिए ये बात तो देश की जनता कह रही है। उनके गठबंधन में क्या हो रहा है, उनके गठबंधन में किस प्रकार का झगड़ा हो रहा है, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये जरूर है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो तमाम सारे सीए का कानून हो, चाहे गरीबों को राशन हो, चाहे माताओं बहनों को उज्ज्वला हो, तमाम सारी योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके आधार पर हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देश की जनता, आप जिस कैंपेन की बात कर रहे हैं, वो देश की जनता ये सवाल तो पूछ रही है कि आखिर भाई दूल्हा कौन होगा। यहाँ तो सब के सब अपने आप को दूल्हा बनाने के उतारू हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी को लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, ममता दीदी को लगता है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये सवाल तो जरूर पूछती है देश की जनता कि आखिर आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर कौन कल को अगर आपके पास कुछ सीटें आती हैं, हालांकि ये तो उनको भी पता है कि सीटें आने वाली नहीं है, ये सवाल तो हर कोई जानना चाह रहा है। और आप अभी कह रहे थे कि किसी ने उम्मीदवार उतार दिया, झगड़ा चल रहा है। सच बात तो ये है कि इनके पास तो आज की तारीख में कैंडिडेट नहीं है, इनके पास उम्मीदवार नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, इनको तलाशने पड़ रहे हैं। लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, ये जो इंडी गठबंधन है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा सूबा है शलभ, और यहाँ पर गठबंधन जो है वो बहुत अच्छे से हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो आप मान रहे हैं, क्योंकि खुद आप भी यूपी से ही आते हैं, तो यूपी में चुनौती बड़ी है इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो सीटें कांग्रेस को मिली और जो सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है, आज भी ये कैंडिडेट उतार नहीं पाए क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं है।
और ये देश भर में हो रहा है। आप अरुणाचल प्रदेश में देखिए ना, ईवीएम को दोष देते हैं कि ईवीएम बड़ी गुनाहगार है। अरुणाचल प्रदेश में कैसे लोग जीत गए, आप क्यों नहीं नॉमिनेशन कर पाए? लेकिन क्योंकि शलभ आपके जी, पास तो फॉर्म नहीं लड़ना चाहते। अगर प्रिसाइजली महाराष्ट्र की बात की जाए तो क्या एनडीए की तरफ से आज ऐलान हो जाएगा सीट शेयरिंग का? देखिए, शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है। हमारे यहाँ सामंजस्य की स्थिति है, कहीं कोई विवाद नहीं है। हर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है और बहुत अच्छा गठबंधन बनकर तैयार है। हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ देश के लिए लड़ने वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ देश के खिलाफ लड़ने वाला गठबंधन। जी, आपने बड़ी बात कही। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू सर, अगर महाराष्ट्र का सिनेरियो देखें तो यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर भी अलग नजर आ रहे हैं। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही अभी सीट शेयरिंग को लेकर बहुत निर्णायक दौर में नहीं पहुंचा है। सबसे ज्यादा सवाल महाविकास अघाड़ी को लेकर है। आपको क्या लगता है, प्रकाश आंबेडकर हो, इनका रुख बहुत मायने देगा, और या फिर कांग्रेस तो अपनी राहें अलग ही देखती हुई नजर आ रही है? संजय निरुपम ने कल कह दिया कि ये तो मेरे लिए विकल्प खुले हुए हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, महाविकास अघाड़ी अगर तय नहीं कर पाई कहाँ से कौन लड़ पाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और 2-3 सीटें सांगली और भिवंडी की बड़ी बुरी तरह फंसी हुई हैं। आज जो फैसला होगा उसी में कुछ तय हो पाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे कुछ जिद पे अड़ गए हैं। 17 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में कैसे लड़ पाएंगे ये बीजेपी से? और वो बीजेपी जो लगातार वहाँ महाविकास अघाड़ी को 2 बार उनको टुकड़े कर चुकी है। शिंदे गुट अलग हो गया शिवसेना से, अजित पवार गुट अलग हो गया शरद पवार की एनसीपी से, तो कैसे निपट पाएंगे? और फिर प्रकाश अंबेडकर बहुत मायने रखते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो अगर अलग हो गया तो फायदा तो बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, नहीं एनडीए को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई फार्मूला नहीं निकाल पाए महाविकास अघाड़ी, तो जो आज से 5 साल पहले एक तय किया था शरद पवार जी ने, कैसे उनको लेके आए थे उनको उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को, तो वो तो बिखर जाएगा। और महाराष्ट्र अगर बिखरता है तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, बहुत मुश्किल में हो जाएंगी। एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस की दिक्कत एक राष्ट्रीय पार्टी है, अब क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रहा है, तो क्षेत्रीय दलों में कई जगह उनके आपस में हिट टकरा रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या किया, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को ही खाया ना, उसकी लड़ाई तो कांग्रेस से ही थी। या बंगाल में कैसे बंगाल में टीएमसी जो है वो लेफ्ट के साथ कोई तालमेल कर ले, वो लेफ्ट को हटा के सत्ता पे आई थी। तो जो क्षेत्रीय दल है वो सिवाय उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बिल्कुल शंभू जी। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये अपने आप में कितनी बड़ी मुश्किल वाली बात है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले बिहार की जरा तस्वीर भी क्लियर कर दी जाए। बिहार में भी अभी सीटों पर दरअसल पेच फंसा हुआ है, लेकिन टीवी9 के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने नया ऑफर दिया है बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर। यह अहम खबर सामने आ रही है। आरजेडी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है। कांग्रेस को 8 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है। एक और सीट देने पर भी चर्चा जारी है। शिवहर या महाराजगंज सीट दी जा सकती है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। और बिहार में क्या बात बन गई है इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को कौन कौन सी सीट है जो गई है, जिस पर सहमति बन गई, यानी ये तय हो गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। जिसमें कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, पटना साहिब है और सासाराम है। ये वो 8 सीटें जिस पर बात बन गई है, जो और 9वीं सीट जो है शिवहर या फिर महराजगंज में से एक। तो ये एक तरह से इस पर पेच फंसा हुआ है, जिस पर देखना होगा कि क्या बात बन गई। रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना से। रुपेश, पप्पू यादव ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर की है, पूर्णिया सीट को लेकर पेच है, लेकिन कांग्रेस और क्या कांग्रेस के भीतर क्या किस बात को लेकर मांग है जो एड्रेस नहीं किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल 9 सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन कांग्रेस 10 सीटें चाहती है। लेकिन 9 सीटों में या फिर 10 सीटों में कौन कौन सी वो सीटें हों, संख्या से ज़्यादा सीटों को चिन्हित करने में पेच फंसा हुआ है। चाहे वो कटिहार हो, औरंगाबाद हो या फिर पूर्णिया हो, सबसे बड़ी पेच पूर्णिया को लेकर फंसा हुआ है। पप्पू यादव पहले से वहाँ अपनी रैली भी कर रहे थे, वो अपनी पार्टी जो जनाधिकार पार्टी थी उसे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे
और उसकी तैयारी भी कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ऑफर हुआ और उन्होंने विलय कर लिया। लेकिन इसी बीच जेडीयू की विधायक बीमा भारती जेडीयू छोड़कर राजद के खाते में गई और राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया और उन्होंने पूर्णिया में जाकर अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी और ये ऐलान कर दिया कि आला कमान ने उन्हें सिंबल दे दिया है, वो वहाँ के प्रत्याशी होंगे। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हर हाल में वो पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे ही। उसी तरह से अगर आप औरंगाबाद देखें, औरंगाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है, आज नामांकन की आखिरी तारीख है। वहाँ से निखिल कुमार चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि पिछली बार औरंगाबाद सीट गठबंधन में हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को चला गया था, उसके पहले वहां से निखिल कुमार चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन चुनौतियों को कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कैसे देख रही है? कुमार विक्रांत जरा बताइए, क्योंकि थोड़ी देर पहले शंभू जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भरोसे है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों के हित कांग्रेस पार्टी के हित से टकराते हुए नजर आते हैं। इस चैलेंज का कैसे सामना करने की तैयारी है, क्योंकि कई जगहों पर अब टूट जैसी स्थिति दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कहीं पर भी ये नहीं दिखना चाहती है कि वो गठबंधन में कोई धर्म तोड़ रही है, इसलिए आप देखिए कि वो कहीं पर भी सीटों की घोषणा नहीं कर रही है। और अगर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त तमाम क्षेत्रीय दल इसी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से बार बार कह रहे थे कि बातचीत करिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, सीट बंटवारे पर बातचीत करिए। तब कांग्रेस ने कहा था कि हम 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वो कम से कम 2 राज्य जीतेगी और उसके बाद दबाव बनाकर अपने हिसाब से चीजें कर लेगी। लेकिन जब कांग्रेस तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हार गई तो अब क्षेत्रीय दलों को मौका मिला है, वो कांग्रेस का हाथ दबा रहे हैं। तो जो कांग्रेस ने किया है वो अब वो भुगत रही है, लेकिन अब उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से थोड़ा दब कर ही सही चीजों को सुलझाया जाए और इंडिया गठबंधन के साथ रह करके आगे बढ़ा जाए। होगी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये इस वक्त बहुत पसोपेश वाली स्थिति है? खास करके महाराष्ट्र का थोड़ी देर पहले हम आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे, वहां तो बुरी तरह से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। कैसे संभालेंगे गठबंधन को? देखिए समीर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सभी दलों का सम्मान करती है। लोकतंत्र इसी को बोलते हैं कि आप सभी का सम्मान करिए, सभी का विचारों का, सभी के उद्देश्यों का। और राजनीति में आने का उद्देश्य हर एक पार्टी का है कि मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़े। लेकिन आज देश की समस्या क्या है, उन समस्याओं को मद्देनजर हम सारे गठबंधन के दल आपस में बात कर रहे हैं। देश में आज समस्या है नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी से जो बेतहाशा भस्मासुर की तरह बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगार। ये जरूरी है ना कि आप आपसी समस्याएं पहले सुलझा लें। नहीं, सुनिए मेरी बात। तो जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं तो ये सारे मुद्दे देश के लिए मायने रखते हैं और उन मुद्दों में फिर हमारे दलों के जो आपस में मन मुटाव वाली बात होती है वो छोटे हो जाती है। इसलिए हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और बात आगे भी होगी। तो जब बात आगे होगी तो सीटों का मामला निपट जाएगा। लेकिन दीपक जी, ऐसा लग रहा है बात बन नहीं रही है आपकी बिहार में। कंचना जी, मैं चाहूंगी आप इसमें। निधि जी 10 सेकंड दीजिएगा। बात बन चुकी है और बात बन जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप जरा सवाल करिए ना, भाजपा के नेता क्यों चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं? निर्मला सीतारमण जो देश के वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी अमीर पार्टी जाइए ना। आपसे बिहार को लेकर मैं हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। पूर्णिया हो, कटिहार हो, काराकाट हो, औरंगाबाद हो, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी देना नहीं चाह रही है। जो बात निकल कर सामने। ठीक है, 1 मिनट में कंचना जी के पास जाना चाहूंगी। मूल मुद्दों से, मूल सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो आपके सारे सवाल, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ, ध्यान आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कंचना जी आपके पास आ रही हूँ। आरजेडी की तरफ से ये क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा जो कांग्रेस की मांगे हैं? क्योंकि कल पप्पू यादव को आपने भी सुना और पूरे देश ने सुना, उन्होंने कहा कि वो नहीं छोड़ेंगे पूर्णिया सीट। बेशक उनके पास ऑप्शन होगा मधेपुरा का, लेकिन वो वहां भी नहीं जाना चाहते। आरजेडी क्या करेगी, कैसे मनाएगी कांग्रेस को? देखिए, हर एक पार्टी चाहती है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें मिले और हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दे। तो ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जब गठबंधन बनते हैं तो गठबंधन के फायदे भी होते हैं, तो कुछ उसके कॉम्प्रोमाइज भी उसमें किए जाते हैं। लेकिन उससे ऊपर होता है कि सर्वसम्मान से सबको जितना
सीट मिलना चाहिए उतना मिले। और यही हो रहा है बिहार में कि जो जितना सीट जीत सकता है जो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो माले हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उसको उतनी सीटें मिलनी चाहिए जो जहां से जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं कि एक सीट पर पेच फंसा, इसकी वजह से गठबंधन टूट जाएगा, ये सब बकवास है और बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो आप लोग इस पर डिस्कस नहीं करना चाहोगे, कि अभी जो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो पिता पुत्री के रिश्ते को कैसे तार तार किए। वो चाहे लालू जी के और उनकी बेटी के रिश्ते को लेकर जो पब्लिकली बोल गए कि किडनी के बदले टिकट दिया जा रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं। और इसी फॉर्मूलों को जदयू ने अपने टिकट बंटवारे में लागू किया। 16 टिकट में से एक सिंगल टिकट भी उसने फीमेल को नहीं दिया, एक सिंगल टिकट भी नहीं दिया। लेकिन क्या ये डिबेट का विषय नहीं है? और जहां तक हम एनडीए अलायंस का बिहार में बात कर ले, अपने सहयोगियों को तो साधेंगे ना, जिनके साथ लड़ रहे हैं चुनाव उनको तो साध के चलेंगे, उनकी नाराजगी को एड्रेस करेंगे। कि आप पिछड़ो सबका समीकरण कर रहे हैं, वो तो समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है एनडीए में। मतलब जिनका पॉपुलेशन 10% है उनको 40% ठीक है। कंचना जी, पूर्णिया सीट का यहाँ पर जिक्र हुआ, बिहार की पूर्णिया सीट पर पेच कैसे फंस गया है अपने दर्शकों को बता दें। बीमा भारती के दावे के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि मैं पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनाते हैं आपको दोनों का बयान। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। सभी साथ है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए और हम कांग्रेस की सिपाही हैं। या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। तो हमने महाराष्ट्र की बात की, हमने बिहार की बात की, चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा सूबा। वरुण गांधी का पीलीभीत की जनता के नाम खत सामने आया है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद इमोशनल चिट्ठी लिखी गई है वरुण गांधी की तरफ से। ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत से रिश्ता मरते दम तक बना रहेगा, मेरी परवरिश विकास में पीलीभीत का अहम योगदान रहा है। इस चिट्ठी में लिखा गया, जनता की आवाज उठाने राजनीति में आया था, सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं। देखिए बहुत बड़ा संदेश। और शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। वरुण गांधी ने ये इमोशनल चिट्ठी लिखी है जनता के नाम, क्योंकि 35 साल बाद ऐसा हो रहा है कि दबदबा कम हुआ है, जब टिकट नहीं मिला तो इमोशनली कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, संस्कार है कि आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ पप्पू यादव जी बेचारे विलाप कर रहे हैं, हम सबने देखा था कि जाकर लालू प्रसाद यादव जी के चरण रज लिए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, तेजस्वी जी के चरण रज लिए थे, उम्मीद लेकर कि भाई मुझे टिकट मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या हालत हुई है पप्पू यादव जी की। और हम सब तो इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं कि पप्पू यादव सन ऑफ लालू यादव अगर लिखा होता तो पप्पू यादव का टिकट हो गया होता, लेकिन पप्पू यादव सन ऑफ लालू यादव तो लिखा नहीं, तो टिकट कैसे होगा? टिकट तो होगा नहीं। लेकिन शलभ, बात तो ये है, ये पीलीभीत आपके लिए कोई चुनौती है क्या? क्योंकि यहाँ पर जितिन प्रसाद को आपकी पार्टी ने टिकट दिया, ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी इससे नाराज हो गए हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें ऑफर दे चुके हैं। समीर भाई, पिछली बार वरुण गांधी जी चुनाव लड़े थे, इस बार वरुण गांधी जी और जितिन प्रसाद मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपने चिट्ठी देख ली होगी, बहुत सारे लोगों ने प्रतीक्षा की कि ये होगा वो होगा। आपने वरुण जी का स्टेटमेंट देख लिया, हमारे बहुत ही सम्मानित नेता हैं, पार्टी ने उनको बहुत बड़ा अवसर दिया है और उन्होंने पूरे तनमन धन से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। हम कोई ये इंडी गठबंधन नहीं है कि मारामारी हो, परिवार को, केवल परिवार किस प्रकार से एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, वरुण गांधी को ऑफर दिया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। अब इमोशनल चिट्ठी सामने आई है,
क्या वाकई अभी भी पीलीभीत सीट पर आप अपना कैंडिडेट बदल सकते हैं? वरुण गांधी को अपनी तरफ लाने की कोशिश होगी क्या? समीर जी, समाजवादी पार्टी एक परंपरा को निभाने वाली पार्टी है। अगर आपको याद हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का जब अपमान हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो आदरणीय नेताजी ने उनका भी सम्मान बचाने का काम किया था। तो वरुण गांधी जी का अगर अपमान भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उनके सम्मान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि पूरे देश में 303 सांसदों में से 100 का टिकट काट चुकी है। अभी तक 303 में से 100 का काट चुकी है, अभी बाकी कटना बाकी है। तो 1/3 सांसद इनके नॉट परफॉर्मिंग एसेट के तहत आ जाते हैं। तो 1/3 सांसद जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति में कितना खींचतान होगा, इस पे बहस जरूर हो जाना चाहिए। उनके यहाँ कैसे सीटों को बंटवारा होगा, उस पर बहस जरूर हो जाना चाहिए। गाजियाबाद से बीके सिंह का टिकट काट दिया गया है, लेकिन लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों को टिकट देना इनकी मजबूरी है और इनके पास लोग नहीं है कि जो चुनाव लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। उत्तर प्रदेश का किसान इनसे पूछ रहा है, नौजवान पूछ रहा है, भैया पेपर लीक क्यों हो गया था, बता दीजिए। तो सांसद की स्थिति ये नहीं अपने चुनाव क्षेत्र में जाके प्रचार करे, इसलिए नए नए चेहरे ले आ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपका मानना ये है, आपका मानना ये है कि ये जो मजबूरी की पॉलिटिक्स है वो समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। आपने 2 टूक ये संदेश देने की कोशिश की है अपने पूरे वक्तव्य में। एक ब्रेकिंग खबर सबसे बड़ी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी में ये बताना चाह रहा था। और जो आप समीर जी भी दूर, एक सेकंड मैं रोक रही हूँ आपको। मेरठ से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह को अभी मिला है टिकट। आज अखिलेश यादव ने इसी को लेकर बैठक भी बुलाई है। अतुल प्रधान या योगेश वर्मा को टिकट संभव है। कल मुरादाबाद के उम्मीदवार बदले गए थे। मुरादाबाद और रामपुर को लेकर कंफ्यूजन तो था ही, लेकिन अब मेरठ को लेकर भी उम्मीदवार बदला जाना बताया जा रहा है कि बदले जा सकते हैं। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि ये पसोपेश की स्थिति क्यों नजर आ रही है? रामपुर को लेकर हमने देखा, मुरादाबाद में तो अंतिम वक्त तक ड्रामा जो है वो नजर आता रहा। अब एक और जगह से, मेरठ से कैंडिडेट बदलने की बात हो रही है। ये पसोपेश क्यों नजर आ रहा है पार्टी के ही अंदर? मैं आपसे कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के 100 सांसदों का टिकट कटा है। अरे आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। 2 सांसदों के टिकट को बदलने की बात है, वो पशुपेश बड़ा है, मुझे बता दीजिए। इस पे बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी का अपना रणनीति का हिस्सा है। हर पार्टी करती है, हर गठबंधन करता है। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर भी नाराज है, एनडीए गठबंधन में संजय निषाद भी नाराज है, एनडीए गठबंधन में अनुप्रिया पटेल। ठीक है, इसका जवाब मुझे लगता है शलभ आपको देना चाहिए। नाराजगी तो आपके खेमे में भी है, लेकिन आप भी दूसरे खेमे की जो नाराजगियां हैं उन पर कमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे कोई नहीं, शलभ से सवाल था। अरे भाई धर्मेंद्र जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए लोग अपनी बात कह रहे हैं। अरे धर्मेंद्र जी, शलभ मणि से सवाल था। गठबंधन में लोकतंत्र नहीं है, वो अपनी बात भी नहीं कह सकते। जवाब ले लेते हैं। शलभ मणि जी जवाब दीजिए। कभी टेलीफोन करना पड़ता है, आपके सामने आके बोल नहीं सकते। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, बोलिए। समीर भाई, कितना शानदार लोकतंत्र है, जरा इसको सुन लीजिएगा। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, शिवपाल यादव जी, आदित्य यादव जी और पूरा का पूरा परिवार, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से, ये इनका लोकतंत्र है। हम तो कहते हैं ना, जो पीडीए मतलब परिवार। नहीं बताओगे लाल जी, धर्मेंद्र जी बीच में मत बोलिए प्लीज। बनेंगे ये धर्मेंद्र यादव, ये जो पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता, ये लाठी खाएंगे और संसद में जाएंगे धर्मेंद्र यादव, संसद में जाएंगे शिवपाल यादव, आपसे रिक्वेस्ट है, संसद में जाएंगे। अपनी बात रखी धर्मेंद्र जी, एक सेकंड कंप्लीट करने नहीं दीजिए। शलभ मणि जी अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए। आपके बीच में टोकने से बात करते कि नहीं? आपके बीच में टोकने से बात करते कि नहीं? लेकिन अगर आपका ऑडियो हम डाउन कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी रुक जाइए, पहले सुनिए, जवाब तो ले लीजिए। आपने सवाल उठाया तो आप धर्मेंद्र जी चिल्ला के झूठ नहीं बोल पाएंगे। कौन लड़ रहा है आजमगढ़ से? धर्मेंद्र यादव परिवार के हैं। डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही नहीं लड़ रही, शिवपाल यादव चुनाव लड़ रही नहीं लड़ रहे, अखिलेश यादव जी उनके परिवार के लोग चुनाव, तो पूरी की पूरी पार्टी, तो पूरा कुनबा चुनाव लड़ रहा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने बना रखी है। लाठी खाएगा कार्यकर्ता, लाठी खाएगा आपका प्रवक्ता, लाठी खाएंगे मुकदमे झेलेंगे और ऐसा लग रहा है परिवार। ये लोकतंत्र है। ठीक है, आपने लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया, लोकतंत्र को लेकर सवाल जवाब चल रहा है, लेकिन धर्मेंद्र जी एक छोटा सा सवाल आपसे है। क्या बीजेपी के कैंडिडेट को देखकर आप समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मेरठ में बदलने का विचार कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कंपटीशन मेरठ सीट पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो आपने घोषणा की नहीं वो ठीक नहीं है, अब इस पर विचार मंथन होगा? अरुण गोविल के सामने कौन?
क्या ऐसा है? निधि जी, मेरा चुनाव क्षेत्र भी मेरठ रहा है। अरुण गोविल जी की स्थिति बहुत बुरी है। वह कभी नहीं, मैंने सवाल किया नहीं, हमेशा मुंबई रहे हैं। अभी मैं कल ही मेरठ से होकर आया हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बुरी है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है किसी भी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो। अपने प्रत्याशी लास्ट मोमेंट में बदल देती है। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, आपने देखा, जो बैट्समैन की सीरीज होती है, जब देखते हैं कि पावर प्ले आ गया उसमें दूसरा बैट्समैन उतार देते हैं। तो ये तो कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। आप बुनियादी सवालों बात करिए कि अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो महिला सुरक्षा पे क्या करेगी, रोजगार पे जो जुमले भारतीय जनता पार्टी दे रही है उस पे क्या करेगी, ये बता दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात ना हो। ठीक है धर्मेंद्र जी, दीपक झा भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने उंगली उठा रखी है। दीपक, मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में जो मामला है वो सिमटता हुआ दिख नहीं रहा है। शरद पवार नाराज हो गए हैं, गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है, घटक दलों को ही वो ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एमवीए का गठबंधन टूटने जा रहा है महाराष्ट्र में? समीर भाई देखिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये भाजपा के लिए है। मैं भाजपा के लिए बोलता हूँ कि ये अपना गिरेबान देखे, तो 24 लोगों को बेटों को दिया टिकट और 15 रिश्तेदारों को टिकट दिया है, तो ये कहां से बात करते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आपने सलग मणि से सवाल किया तो पहुंच गए बिहार, तो मैं उस बिहार के मुद्दे पे भी बताना चाहूंगा। पप्पू यादव ने नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, उन्होंने कहा मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, पूर्णिया की जनता की सेवा करके, जैसे वरुण गांधी ने कहा मैं यहाँ का बेटा बन के साथ सेवा करूंगा, उसी तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूर्णिया का हूँ, पूर्णिया की सेवा आपसे मैंने महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछा था। अब मैं आ रहा हूँ। महाराष्ट्र में आप देखिए, आप लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि प्रोसेस होने से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाए? ठीक है, प्रक्रिया चालू है और उम्मीद की जाना चाहिए कि जी उम्मीद की जाना चाहिए कि समाधान निकालने की इंडिया गठबंधन की तरफ से रोजगार देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, और उन मुद्दों पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इन मुद्दों पे हम बेवजह तूल पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मुद्दे की बात ना करके टीवी मीडिया एक तरीके से प्रोपेगेंडा रच रहा है जो कि भाजपा को मदद कर रहा है। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, से भी हम लड़ रहे हैं। हम भी दीपक जी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि वार पलटवार ऐसा हो रहा है जहां पर मुद्दे जो हैं वो धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और राज्यों की जल्दी बात कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में क्यों पेच फंसा हुआ है? सीट बंटवारे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसे 7, कांग्रेस को 5 सीट सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मिलेगी, और आरजेडी और सीपीआई एमएल और को 1-1 सीट, ये भी सूत्र बता रहे हैं। सीट बंटवारे में आरजेडी को 2 सीट लेने पर अड़ी हुई है आरजेडी, वो 2 सीट है जमशेदपुर और सिंहभूम सीट पर पेच फंसा हुआ है। क्या यहां पर सुलझाने की कोशिश होगी? कांग्रेस जेएमएम ने दोनों सीटों पर दावा भी ठोक दिया है। सिंहभूमि को कांग्रेस परंपरागत सीट बताती है। जमशेदपुर से आपको बता दें कि अजय कुमार और बन्ना गुप्ता की उम्मीदवारी सामने आई है। और झारखंड के बाद जल्दी से केरल का रुख करते हैं। केरल में इंडिया गठबंधन टूट गया है। केरल की 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वाम मोर्चा गठबंधन ने 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। लेकिन आप हद देखिए, राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी मुकाबला होगा। सीपीआई ने एनी राजा को वायनाड सीट से अपना कैंडिडेट बना दिया है, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर कैंडिडेट हैं। तिरुवनंतपुरम से लेफ्ट के पन्नियन रविंद्रन को कैंडिडेट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति नजर आ रही है केरल की। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया बिखरा हुआ नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। महबूबा और उमर अब्दुल्ला में जबरदस्त वार पलटवार इस वक्त चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लद्दाख की सीट पर अभी फैसला नहीं हो सका है, ये तय नहीं हो पाया। शंभुनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हम सिलसिलेवार हर राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या इसे जल्दी से सुलझाकर ये कोशिश होगी इंडिया गठबंधन की भी या एनडीए की भी कि जो उम्मीदवारी को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है या पेच है उसे सुलझा लिया जाए? क्योंकि जनता ये नहीं देखना चाहती। जनता ये देखना चाहती है कि मुद्दों पर आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन जहां ताकतवर है, या कांग्रेस को माना जाए कि जहां उसकी कुछ पोजीशन ठीक है, वो एक बिहार है। बिहार में पिछली बार उसको ठीक सीटें मिली थी और राजद को तो एक भी नहीं मिली थी। तो बिहार में अगर उस सीटों की उन सीटों पर मांग कर रही जहां मुस्लिम और पिछड़ा ज़्यादा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। हालांकि लालू यादव जी का भी यही था, लेकिन इस समय मुस्लिम के हीरो के तौर पर माना जाए तो कांग्रेस है। उसी तरह केरल है। केरल में भी चूँकि उत्तर और दक्षिण का विवाद शुरू हो गया, तो हो सकता है कि कांग्रेस की स्थिति केरल में ठीक हो जाए, पर लेफ्ट से उसकी बिल्कुल नहीं पट रही है।
अब जैसे वायनाड सीट पर एनी राजा खड़ी हैं, हो सकता है राहुल गांधी जीत जाएं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के वहाँ एक अलग छवि बनी हुई है, लोगों में क्रेज भी है। लेकिन तिरुवनंतपुरम बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, वहाँ बीजेपी उम्मीदवार भी काफ़ी ताकतवर है, और अगर लेफ्ट का कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो वोट किसके काटेगा? वोट तो कांग्रेस के ही काटेगा। तो इस तरह की वहाँ सीटें फंसी हुई हैं। और जम्मू कश्मीर को ले लें, वहाँ भी महबूबा मुफ्ती से अगर समझौता नहीं करते हैं तो उनको नुकसान होगा। इस समय जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को चाहिए किसी भी तरह हो, सबको मिला के चले, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है। वैसे तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत नजर आ रही हैं, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी, क्या आपको यह लगता है कि बहुत ज्यादा हल्के में भी आप इंडिया गठबंधन को नहीं ले सकते? क्योंकि ज्यादातर सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की यह कोशिश रंग लाती नजर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे गठबंधन का एक कैंडिडेट हो। यह एक बड़ी चुनौती है क्या इस बार के चुनावों में बीजेपी के लिए? अब आप हालत ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी दोबारा से अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, कांग्रेस पार्टी रायबरेली लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, वायनाड में जाके उनको जाके दूसरों के चरणों में गिरना पड़ रहा है कि किसी प्रकार से राहुल गांधी को जिता दो। ये स्थिति है इंडी गठबंधन की। समीर भाई, इस बार का चुनाव गरीब कल्याण, जन कल्याण के साथ ही साथ देश के वफादारों बनाम देश के गद्दारों होगा। देश के वफादार वो जब धारा 370 हटती है तो उस देश के लोग जश्न मनाते हैं, और 370 के पक्ष में जो खड़े होते हैं वो देश के गद्दार हैं, उन गद्दारों के खिलाफ ही चुनाव होगा। देश के वफादार वो, सनातन के वफादार वो जो भगवान राम का मंदिर बनने पर खुश होते हैं, और सनातन के गद्दार वो जो सनातन को माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं, समय बहुत कम है। जल्दी से कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन अभी कांग्रेस ऐलान करने से बच रही है राहुल गांधी की सीट को लेकर। क्या कुछ अंदर कांग्रेस के चल रहा है? कैसे इसका प्रतिस्पर्धा करेगी इस बात का? देखिए, दो बातें पहले मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी 6 से 7 सीटें लड़ने जा रही है और 5 सीटें जेएमएम के लिए हैं। आरजेडी वहां पर 2 सीट चाहती है और कांग्रेस 1 देना चाहती है। तो आरजेडी के साथ कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है, जो कि बिहार से भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जहां तक केरल की अगर आप बात करें, राहुल गांधी वायनाड से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कोई गठबंधन टूटा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में पहले से ये बात हो गई थी कि वहाँ दोनों अलग अलग लड़ेंगे, जिससे कि बीजेपी को विपक्षी होने का स्पेस ना मिलने पाए। और अमेठी और रायबरेली का बड़ा अहम सवाल है जिस पर कांग्रेस पार्टी अब तक फैसला नहीं कर पाई है। राहुल गांधी का यह कहना है कि वो वायनाड से लड़ेंगे और अमेठी से भी लड़ेंगे, और दोनों जगह से जीतते हैं तो जो सीट छोड़ेंगे वहां खराब संदेश जाएगा। और प्रियंका गांधी का कहना है कि गांधी परिवार से तीनों गांधी कैसे सांसद बन सकते हैं, इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। यानी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कुमार, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भले ही कई राज्यों में हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मूल स्वरूप उसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी नजर आ रही है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और फिर बाद में साथ आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।